मैं हूँ विजय शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सहज ज्ञान में। यह डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ का आज 14th लेक्चर है, जिसमें आज हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसके हमने 5 केसेस देखे थे। और आज हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के साथ साथ उसके पर्टिकुलर जो इंटीग्रल होता है उसको निकालना देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम क्यों निकालते हैं, हमने ये देखा था कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट होती है उसको जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म का होता है। तो हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि सी एफ और पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई इसकी जरूरत होती है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना देख लिया, इसके 5 केसेस देखे थे। अब आज हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास 5 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि दैट इज m1 m2 m3 डॉट 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 mn इस टाइप के होंगे। तो देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा उसके लिए, c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस डॉट 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 cn e टू द पावर mnx। और हम ये जानते हैं कि जितने इसके रूट्स होंगे, जैसे यहाँ पर कितने रूट्स हैं, n रूट्स हैं, तो इसमें n कांस्टेंट्स आएंगे, c1 c2 c3 c1 c4 cn तक। नाउ नेक्स्ट केस, सेकंड केस, व्हेन रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर सेम, यानी कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो होंगे सारे के सारे सेम होंगे, तो उस टाइम पर क्या आएगा, दैट इज इस टाइप की कंडीशन m1 m2 m3 m4 mn सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि सभी के सभी m के इक्वल होंगे। तो देन इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसी टाइप से x की पावर इंक्रीज करती जाएंगी और cn तक, cn x टू द पावर n माइनस 1। हमने देखा c1 पर x टू द पावर 0 थी, c2 पर x की पावर 1 थी, इसी टाइप से यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर e टू द पावर mx। तो ये था जब when the roots of the auxiliary equations are same। थर्ड केस, when roots of the auxiliary equation are complex, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अल्फा प्लस आई बीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अल्फा प्लस आई प्लस माइनस आई बीटा। और कॉम्प्लेक्स जो रूट्स होंगे हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि हम जानते हैं अल्फा प्लस आई बीटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा माइनस आई बीटा इसका कॉन्जुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो एग्जिस्ट करता है हमेशा पेयर्स में। तो अगर when the roots of the auxiliary equation are complex, यानी कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में होगा, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा उसका, e टू द पावर अल्फा x इनटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, इस फॉर्म टाइप का होगा। नाउ फोर्थ केस क्या है, when roots of the auxiliary equation are repeatedly imaginary, यानी कि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं बट वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो रूट्स हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो इमेजिनरी आ रहे हैं बट वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देन किस टाइप की होगी, इसका मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने यहाँ पे इसको 2 बार लिखा है, और बार भी हो सकते हैं रिपीट। तो इसमें ये अल्फा क्या है, रियल पार्ट, और आई बीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो किस टाइप का होगा, सी एफ इज इक्वल टू, अगर इसमें रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है तो देन यहाँ पर अल्फा एक्स लिखेंगे जो रियल होगा, ई टू द पावर अल्फा एक्स। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू c1 प्लस c2x cos बीटा एक्स, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, प्लस माइनस आई बीटा प्लस माइनस आई बीटा। तो c1 प्लस c2x cos बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x sin बीटा एक्स, इसका एग्जिस्टेंस इस टाइप से होगा। अगर इसमें एक और बार रिपीट होता है अल्फा प्लस आई बीटा, तो यहाँ पर c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और आ जाता, और यहाँ पर 3 कांस्टेंट यहाँ है तो 3 कांस्टेंट यहाँ पर आएंगे,
यहाँ पर C6 x स्क्वायर और आ जाता। नाउ फिफ्थ केस, व्हेन रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इरेशनल। रेशनल तो हमने देखे, बट अगर इरेशनल नंबर आ जाए, जैसे कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में आ जाए, रूट बीटा, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, देन क्या होगा, उस टाइम पर यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। तो ये इसका फिफ्थ केस है। ये हमने एक बार इसका क्विक रिवीजन किया, आप इसको जो है हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल्स पढ़ा है, आप इसको वहां भी देख सकते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की ओर। नाउ अब हम देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें इनवर्स ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है? इनवर्स ऑपरेटर, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट nth ऑर्डर की, ये जनरल इक्वेशन, इसमें जो है डी टू पावर एन a1 डी टू पावर n माइनस वन प्लस a2 डी टू पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 an माइनस वन डी प्लस an इंटू y इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर जो राइट साइड है वो q जीरो नहीं है। हमने देखा था कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका फाइंड कर सकते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी फाइंड हो सकता है जब राइट साइड का जो q होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ x, वो जीरो ना हो। तो ये कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो केवल y इज इक्वल टू सी एफ में ही एग्जिस्ट कर जाएगा। जनरली जो जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। हम पार्टिकुलर इंटीग्रल तभी फाइंड करेंगे जब इसका राइट टर्म जीरो ना हो। तो यहाँ पर q जीरो नहीं है, तो q गिवन है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से आता पूरा फंक्शन ऑफ d है। तो इसको फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू q। तो अगर हमने इस फंक्शन ऑफ d को जो लिखा इस फॉर्म में लिखा 1/fd और इसको ऑपरेट किया हमने q पर, इसको ऑपरेट किया q पर, तो इसे हम क्या कहते हैं? Here 1/fd is the inverse operator of fd। 1/fd को किसका इनवर्स कहेंगे? fd का इनवर्स ऑपरेटर। इस इनवर्स ऑपरेटर से हम ऑपरेट करते हैं q पर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, और ऑपरेट करने पर हमारे पास जनरल बहुत इसके केस बनते हैं अलग अलग। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए केस देखे थे, ऐसे ही उसके बहुत सारे केसेस होते हैं कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो इस पर क्या ऑपरेट होता है। तो ये 1/fd कैसा ऑपरेटर है? 1/fd एक इनवर्स ऑपरेटर है, और जनरली जो d होता है हम d को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर से, कि इसको अगर आप ऑपरेट करेंगे किसी x के फंक्शन में तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। इसी टाइप से अगर d का अपोजिट करेंगे 1/fd, तो जब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो 1/fd कैसा होगा? इंटीग्रल ऑपरेटर। तो 1/fd को अगर हम किसी फंक्शन में ऑपरेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल बातें थी जो हमने डिस्कस की इनवर्स ऑपरेटर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको वर्किंग कैसे करते हैं, उसको जो हम मेथड ऑफ फाइंडिंग कैसे आता है। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मेथड्स। तो फर्स्ट में हम इसमें जो मेथड्स देखेंगे कुछ केसेस में देखेंगे। तो इसका फर्स्ट देखेंगे फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। फर्स्ट केस है इसका व्हेन q इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है वो q से निकलता है। हमें फंक्शन ऑफ t दिया होगा fd, और उसमें अगर q गिवन होगा तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट केस है व्हेन q जो होगा किस फॉर्म का होगा? e टू द पावर ax के फॉर्म का होगा। अगर q e टू द पावर ax का फॉर्म का होता है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? देन pi इज इक्वल टू, हमने भी देखा इनवर्स ऑपरेटर, कि हम इनवर्स ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम इनवर्स ऑपरेटर यानी कि 1/fd को ऑपरेट करते हैं q पर। 1/fd किस पर ऑपरेट कर रहे हैं? q क्या है यहाँ पर? e टू द पावर ax। तो 1/fd को ऑपरेट किया हमने q पर, e टू द पावर ax पर। तो 1/fd e टू द पावर ax। आगे अब हम कैसे करेंगे इसको करने के लिए हमें fd को ऑपरेट करना है e टू द पावर ax पर। तो यहाँ पर e टू द पावर ax यानी कि x का जो कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट है a। x का कोफिशिएंट a है, तो पहले आपको चेक करना है कि a को d पर पुट करेंगे, यानी कि पुटिंग d इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर d की जगह fa, यानी कि फाइंड होगा fa। पहले आप चेक करेंगे कि fa जो है जीरो आ रहा है या कुछ और आ रहा है,
कि एफ ए हम चेक करते हैं कि एफ ए आने पर क्या आ जाएगा। तो पी आई अगर फाइंड करेंगे 1/fd ऑफ e टू द पावर ax, तो d इज इक्वल टू a पुट करेंगे। अगर एफ ए जीरो नहीं आ रहा है तो देन इसका पी आई क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू 1/fa e टू द पावर ax, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। किस केस में, व्हेन एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जो फंक्शन ऑफ ए है वो जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आता है देन क्या बनेगा, 1/fa e टू द पावर ax, यही क्या बन जाएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अगर किसी केस में एफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, जैसे कि अगर एफ ए इक्वल टू जीरो आ जाए, तब क्या होगा, तब ये केस फर्स्ट ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हम इसको दूसरी टाइप से करेंगे, इसमें नोट करके हमने देखा है। और या तो हम ये कर सकते हैं, तो अगर एफ ए इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हम इसके दो कंडीशन लगा सकते हैं कि या तो इस मेथड से कर सकते हैं या इस मेथड से कर सकते हैं। हम इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे दोनों को। तो फर्स्ट पहले इसमें देखते हैं कि जब ये टेस्ट फेल हो जाता है, ये वाला प्रोसेस कि एफ ए इक्वल टू जीरो आ जाता है, देन इफ एफ ए इक्वल टू जीरो, इसी में आगे इफ एफ ए जो होगा, अगर नीचे वाला टर्म जीरो आ जाएगा तो 1/0 की फॉर्म बनेगी, यानी कि नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर जीरो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो 1/fa इज इक्वल टू जीरो, देन 1/fd ऑफ e टू द पावर ax। अब हम डायरेक्ट a पुट नहीं करेंगे इसमें, अब हम a पुट नहीं करेंगे, क्या करेंगे इस प्रोसेस में, ऊपर x की मल्टीप्लाई, ऊपर हमें करनी है x की मल्टीप्लाई, और नीचे जो है जो fd है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेटिव यानी कि f' फाइंड करेंगे नीचे। f' जब फाइंड हो जाएगा तो फिर उसमें d की जगह हम a पुट करेंगे वापस। हमने क्या किया, पहले हम ऊपर x की मल्टीप्लाई, x इंटू e टू द पावर ax आ जाएगा ऊपर, नीचे f' फाइंड किया हमने पहले, f' यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक बार, और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जो इसमें d की जगह a पुट करेंगे, यानी कि क्या फाइंड हो जाएगा, f' हम फाइंड करेंगे f' तो f' जब फाइंड हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, f' फाइंड करने पर अगर f' जीरो, सॉरी ये जीरो नॉट इक्वल टू जीरो था, अगर f' जीरो नहीं आता है, अगर f' जीरो नहीं आता है देन यही इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, x e टू द पावर ax अपॉन f'। क्या किया हमने, एक बार और समझते हैं। अगर यहाँ पर जो f a इज इक्वल टू जीरो आ जा रहा था, देन इसके बाद इस प्रोसेस को शुरू करेंगे, पी आई इज इक्वल टू 1/fd e टू द पावर ax। तो अब हम डायरेक्ट d की जगह a पुट नहीं करेंगे, क्या पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर x की मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू e टू द पावर ax अपॉन f' फाइंड करेंगे, f' यानी कि इसका डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसमें d की जगह a पुट करेंगे, तो d की जगह a पुट करेंगे तो f' a आ जाएगा, उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर f' कब पुट करेंगे, ये f' जीरो नहीं आएगा, जब f' जीरो जब नहीं आएगा तब यही इसका क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, और इसको एक मेथड ये हो गया, एक मेथड हम ये कर सकते हैं यहां पर। अब इस मेथड में क्या होगा, अगर यहां पर जैसे हम यहां पर देख रहे थे कि f' जीरो नहीं आता है, तो जब f' जीरो नहीं है, अगर कभी किसी कंडीशन में f' भी जीरो आ जाए देन इस प्रोसेस को यहां पर छोड़ देंगे, फिर हम इसको इससे ट्राई करेंगे। तो अभी हम यहीं पर इसको दो प्रोसेस से ट्राई कर सकते थे, f' अगर f a इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो इससे कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं, f a इज इक्वल टू जीरो। तो इसको देखते हैं, इफ यहां पर f a इक्वल टू जीरो जब आ रहा था, f a इक्वल टू जीरो, तो देन क्या केस बनेगा, पी आई इज इक्वल टू 1/fd ऑफ e टू द पावर ax, इसमें हम डॉट 1 कर सकते हैं, ये सेम ही तो है, e टू द पावर ax, इसमें हम 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने e टू द पावर ax डॉट 1 लिख दिया। नाउ जब e टू द पावर ax डॉट 1 लिख दिया, e टू द पावर ax को तो हम आगे ले जाएंगे, इस फंक्शन को आगे ले आएंगे और यहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे कि d में जहां जहां जो fd आ रहा है उस फंक्शन में d की जगह d प्लस a पुट कर देंगे। हमने क्या किया, e टू द पावर ax को आगे ले गए और d में 1/f जो फंक्शन fd था उसमें d की जगह d प्लस a रख देंगे, तो ये बन जाएगा 1/fd प्लस a डॉट 1। नाउ अब आपको पता है 1/fd कौन सा कोएफिशिएंट, कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा ऑपरेटर होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर। अब इसका 1 के मतलब इससे 1 के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे और इसको सॉल्व आउट कर देंगे।
तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के हमने केस 1 था, इसी में 2-3 केस नहीं है, एक केस 1 है। केस 1 में अगर ये फेल हो जाए तो देन हम इस टाइप से इन दोनों को कर सकते हैं। अब इस पर बेस हम क्वेश्चन देखेंगे। नाउ अब हम फर्स्ट केस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास d² - 7d + 12 × y = 2x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d की जगह हम m पुट कर देंगे और y को छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा m² - 7m + 12 = 0। ठीक है। नाउ अब इस ऑक्सिलरी, ये इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड करेंगे। नाउ अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन किस फॉर्म की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। हमें 12 लाना है मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके क्या लाना है, 7। तो 4 3 = 12 और 4 और 3 7। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m², 7 को ब्रेक कर देंगे हम, -4m -3m में, प्लस के 12 = 0। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, m - 4, और यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m - 4। तो m - 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा m - 3 = 0। तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, m = 3, 4। तो रूट्स आ गए हमारे m = 3, 4। तो केस फर्स्ट क्या था, रूट्स कैसे थे वहां पर, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में केस फर्स्ट था, उसमें था कि व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों के दोनों रूट्स जो है रियल नंबर है और अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो देन इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो इसका CF कितना आएगा, CF CF आएगा इसका C1 e⁻mx, mx यानी कि m1x, m1 कितना है 3x, इसी टाइप से प्लस C2 e⁻m2x यानी कि E2 e⁴x। ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, PI कैसे फाइंड करते हैं हम करते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर को, यानी कि इनवर्स ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर वो होगा 1/FD, किस पर ऑपरेट होगा, Q पर, यही होता है। नाउ 1/FD, FD क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ D क्या है, 1/D² - 7D + 2 12, इसी को लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1/FD की जगह क्या आएगा, ये वाला फंक्शन D का। तो ये आ जाएगा D² - 7D + 12 डॉट Q की जगह क्या आएगा, e⁻2x। इसको करते हैं। तो अब इसको ऑपरेट करते हैं इस पर। हमने इस फर्स्ट केस में क्या था इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का, कि जब ये कौन सा केस बन रहा है, फर्स्ट केस e⁻x के फॉर्म का है। यहाँ पर a कितना है 2, और 1/FD जब ऑपरेट करते हैं हम e⁻x में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, d की जगह a पुट कर देते हैं, पुटिंग d = a। यहाँ पर d कितना है 2, यानी कि d की जगह कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो d की जगह 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर हम। तो 2 पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी देखेंगे। यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं कि 2 पुट करने पर ये फंक्शन 0 तो नहीं हो रहा है। 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये FD का FA, तो हम निकाल रहे हैं F2, एक तरह से हम निकाल रहे हैं F2। तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -7 × 14 + 12, तो कितना आ गया ये 14 - 12 - के 2
4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये जीरो नहीं आ रहा है, हम कहेंगे यहाँ पर सिंस f2 इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर pi इज इक्वल टू, जब हमने डी की जगह ए पुट किया, ये जीरो नहीं आ रहा है, देन वही इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन, इसकी जगह हम ए पुट कर देंगे, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस 7 इंटू 2 प्लस के 12 इंटू ई टू द पावर ए एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 टू द 4, ये 2 आ रही थी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ई टू द पावर, ए की जगह है ये 2x, ई टू द पावर 2x, ये आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका नाउ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू है ये c1 ई टू द पावर 3x प्लस c2 ई टू द पावर 4x प्लस पी आई कितना है हमारे पास 1 अपॉन 2 ई टू द पावर 2x। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो लीनियर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसका जो सॉल्यूशन होगा इस टाइप से करेंगे, पहले सी एफ निकाला, फिर पी आई फाइंड किया, और नाउ इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप से आएगा। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आएगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी की जगह एम पुट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, एम स्क्वायर माइनस के 3m प्लस 2, हमने डी की जगह एम पुट किया और उसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, ये आई। ये है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स। तो पहले इसको ब्रेक करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो एम स्क्वायर हमें ऐड करके क्या लाना है, 3 लाना है, और मल्टीप्लाई करके 2। तो 2 1 से 2, 2 और 1 3। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस के 2m माइनस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम m कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा m माइनस 2, और यहाँ इन दोनों में से माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो m माइनस 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, सॉरी, ये m माइनस 1 कॉमन आएगा तो m माइनस 2 आएगा। तो इन दोनों में से m माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा m और यहाँ माइनस 1। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गए इसके, m इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 प्लस 1 कॉमा प्लस 2। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं और रियल रूट्स है दोनों के दोनों। तो डिस्टिंक्ट और रियल, तो फर्स्ट केस बना इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा आएगा इसमें, c1 e टू द पावर m1x, m1 कितना है 1, m1 यानी 1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, m2 कितना है यहाँ पर, दूसरा जो रूट्स है कितना है, दूसरा रूट है 2। तो c2 e टू द पावर सेकेंड रूट यानी कि 2x। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स थे 1 और 2। तो c1 e टू द पावर पहला वाला रूट 1 इंटू एक्स प्लस c2 e टू द पावर सेकेंड रूट 2 इंटू एक्स। ये आया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। और पार्टिकुलर इंटीग्रल आप जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन एफ डी। किस पर ऑपरेट करते हैं हम, क्यू पर। हम जानते हैं यहाँ पर क्यू क्या है, e टू द पावर एक्स। तो और एफ डी कितना है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। तो लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। इस पर ऑपरेट करना है, इसको ऑपरेट करना है किस पर, क्यू को। क्यू कितना है, e टू द पावर एक्स। ये हो गया। नाउ सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे e टू द पावर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है। यहाँ पर e टू द पावर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो 1 को इस पर पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये 0 आ रहा है या नहीं। हम देखेंगे, देखो पुट करते हैं, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1
और यहाँ 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो -3 रहेगा, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, ये 0 बन जा रहा है। तो 0 वाली कंडीशन में आपको अभी जानते हैं, हमने इसके केसेस पढ़े थे, जब 0 आ जा रहा था fa, ये हमने क्या किया, जो a की वैल्यू क्या थी 1 हमने d में पुट किया, तो d इज इक्वल टू a पुट किया, तो fa इज इक्वल टू क्या बन जा रहा था 0। यानी कि ये जो फंक्शन है, जो यहाँ पर वैल्यू इसका कोफिशिएंट था वो पुट करने पर 0 बन जा रहा है। देन हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो वो क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 1, तो f1 इज इक्वल टू क्या बन जा रहा है 0। तो इसका पीआई क्या कैसे फाइंड करेंगे, इसका पीआई हो जाएगा, हम इसकी जो हमने इसकी कंडीशन लिखी थी जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डी का, तो क्या करेंगे हम इसमें ऊपर तो x की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x की, और नीचे क्या करेंगे, नीचे एफ डैश डी फाइंड करेंगे, और फिर उसमें d की जगह a पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन एफ डैश किसका फाइंड करना है हमें, d का, एफ डैश डी और q, एफ डैश डी, यहां पर q ऐसे रहेगा, q यानी कि e टू द पावर x, ठीक है। और तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डैश डी कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर का 2d, डी स्क्वायर का आ जाएगा 2d, 3 माइनस के 3d का आ जाएगा -3, -3d का आएगा -3, और 2 का आ जाएगा 0, तो यही बचा इसका डेरिवेटिव, और साथ में क्या चल रहा था हमारे पास e टू द पावर x, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस e टू द पावर x का कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट को दोबारा इसमें हम पुट करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। तो हम लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल्स टू 1 इन एफ डैश डी, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 1 एफ डैश डी में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x इंटू e टू द पावर x अपॉन d की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1, एफ डैश डी ये है, तो 2 इंटू 1 -3, 2 इंटू 1 -3, यहाँ से कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, माइनस के बाद तो -1 आ जाएगा, तो माइनस e टू द पावर x बच जाएगा, ये आई किसकी वैल्यू, पी आई की वैल्यू, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, ये आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ अब आपको क्या करना है, सी एफ ने फाइंड कर लिया है, पी आई में फाइंड कर लिया है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितना आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और y सी एफ कितना है हमारे पास, सी वन ई टू द पावर एक्स, सी टू ई टू द पावर 2x, सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर 2x, प्लस पी आई कितना है माइनस के x ई टू द पावर x, ये इसका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो हमने देखा इसका फर्स्ट केस पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के, और उसके बेस उस पर बेस जो दोनों क्वेश्चंस देखे। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, नाउ अब हम इसका देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है व्हेन q इज इक्वल टू sin ax और cos ax की फॉर्म में, कि अगर q जो है sin ax की फॉर्म में हो या cos ax की फॉर्म में हो, तो देन इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, pi इज इक्वल टू 1/fd ऑपरेट करेंगे, या तो sin ax होगा तो sin x में, cos x होगा तो cos x में, तो sin x और cos x। हाँ अभी यहाँ टेक ओवर करके चल रहा है कि sin x है हमारे पास, तो देन क्या होगा 1/fd। सबसे पहले हम क्या कन्वर्ट करेंगे, जो fd है उसको d स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि fd को फंक्शन ऑफ d स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर d स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो sin ax है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर d स्क्वायर आ रहा होगा उस फंक्शन में, अगर उसको कन्वर्ट हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो ये fd है, तो इस फंक्शन में हम जहां जहां पर d स्क्वायर होगा उसकी जगह क्या पुट करेंगे, -a²। तो d स्क्वायर की जगह -a² पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/5 माइनस के a² sin x, और ये कब आएगा pi, जब फाइव माइनस का a² नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपने d स्क्वायर की जगह -a² पुट किया है
वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला टर्म क्या नहीं बनना चाहिए, ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ज़ीरो नहीं बनेगा इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव में। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, पी आई। पी आई इज इक्वल टू 1/5 माइनस के स्क्वायर इंटू साइन एक्स से चलता रहेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन इसका कंडीशन कब है फुलफिल होगी, जब माइनस के स्क्वायर पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो नहीं होगी। अगर ज़ीरो आएगी तो इसके लिए फिर नया केस बन जाएगा, तो उसको दूसरे मेथड से करेंगे फिर। तो अभी हम पहले देखते हैं कि ये जब ये केस बनेगा तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होगा। तो इस पर बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस 4x। तो हमने देखा पी आई जो फॉर्म में है कॉस की फॉर्म में है, पीछे कॉस की फॉर्म में, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला टाइप अप्लाई होगा। और सबसे पहले हम देखेंगे इसका सी एफ फाइंड करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन डी की जगह हम पुट करेंगे और इक्वेशन को इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल। तो एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे m इज इक्वल टू माइनस के 4, तो इसके क्या हो जाएंगे एम स्क्वायर, सॉरी m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2i। यहाँ से वैल्यू आएगी इमेजिनरी रूट्स प्लस माइनस 2i। तो हमने देखा यहाँ पर कैसे रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी। जब इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं यानी कि ये है, इसमें जीरो आ रहा है ना आगे से, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमने जो कंडीशन देखी थी थर्ड की कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसमें रियल पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, ठीक है। तो आगे से जीरो आ रहा है तो हम जीरो को लिखते नहीं है, जीरो जब लिखते हैं। तो इसका मतलब इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी, इसके लिए कॉम्प्लेक्स रूट जब होते हैं इसके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड होता है। हमें पता है कि जब कॉम्प्लेक्स रूट होते थे तो उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लिखा था e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। हम यहाँ देखेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है रियल पार्ट और बीटा क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 और रियल पार्ट क्या है 0। जब 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और e टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो ये हट जाएगा यहाँ। तो केवल क्या बचेगा c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 0। तो नाउ अब हम देखेंगे इसमें कि रियल पार्ट तो 0 है, रियल पार्ट 0 है तो इसका केवल इमेजिनरी पार्ट से आएगा सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा c1 cos बीटा एक्स, cos बीटा कितना है यहाँ पर, रियल इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, तो 2x प्लस c2 sin बीटा एक्स, c2 sin बीटा कितना दोबारा से 2x। तो ये आया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। तो इसका पी आई फाइंड करते हैं, पी आई इज इक्वल टू, पी आई क्या आएगा, पी आई होता है 1/fd, को ऑपरेट करना है क्यू पर। तो 1/fd कितना है डी स्क्वायर प्लस 4 और ऑपरेट होगा किस पर cos 4x पर। तो हम पुट करते हैं देखते हैं क्या आता है। तो आप देखेंगे इसमें हम इसको कंडीशन को ब्रेक करके बना सकते हैं इसको दो कंडीशंस में। देखेंगे कि सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि क्या -4 रखने पर डी स्क्वायर की वस्तु क्या होता है माइनस का ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर 4, हेयर ए इज इक्वल टू है 4। तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें, ए का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर, ए का स्क्वायर आएगा -16, ए का स्क्वायर आएगा -16। तो डी स्क्वायर इज टू -16 पुट करना है, तो पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1/-16 प्लस 4 इंटू कॉस 4x। तो 16 - 4 कितना हो जाएगा -12, तो ये आ जाएगा -1/12 कॉस 4x। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पी आई की। तो आप देख रहे हैं हमने डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर यानी कि -16 रखा, तो इससे क्या जो नीचे वाला टर्म जो आया एफ डी क्या 0 आ गया, नहीं आया। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये इसका सॉल्यूशन जितना आया है इसका वो आ गया पी आई। ये हमने इसका पी आई फाइंड कर लिया और यहाँ पर आ गया इसका सी एफ। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा y इज इक्वल टू
तो जनरल सॉल्यूशन कितना आएगा इसका, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी ए, तो सी एफ है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस 1/12 cos 4x। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसके क्वेश्चंस साथ में, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के हमने दो केसेस पढ़े, जिसमें क्यू सबसे पहले किसके क्यू जो होगा वो किस किसके इक्वल होगा, e⁴ax की फॉर्म का होगा, और एक होगा क्यू जो होगा अगर sin x और cos x की फॉर्म में होगा। तो देन उसमें हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब इस लेक्चर में आगे को और भी केसेस हैं जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो इसको हम इसी को आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।